हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर पर। मैं चेतन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ 12th के राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक नंबर 2, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति के प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। उन्हीं चैप्टर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है राजवाड़ों का विलय। आप सोच रहे होंगे कि हमने इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बनाया, तो आपको बता दें कि यह जो वीडियो है वह केवल राजवाड़ों के विलय से संबंधित नहीं है, बल्कि यह केवल एक राजनीतिक टॉपिक नहीं है, यह ऐतिहासिक टॉपिक भी है। और हमें यह याद रखना चाहिए कि कैसे जब भारत का निर्माण हुआ, जब वर्तमान भारत का निर्माण हुआ, तो किस प्रकार से हमारे देश में जो है ना समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी। आखिर कितने प्रकार की समस्याएं हमें झेलने पड़े, उसे जानना ज़रूरी है। तो आइए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारत में जो जितने भी रियासतें थीं उसके विलय कैसे हुआ, क्या कोई समस्या का सामना भी करना पड़ा। तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे जगह थे जैसे जूनागढ़, जैसे हैदराबाद, जैसे मणिपुर या कश्मीर कहें, इन जगहों पे ऐसे ही कुछ और जगह थे जहाँ पे जो है ना मतलब लकड़ी फंस गई थी, समस्या हो गया था और उसे सुलझाना सहज नहीं था। तब हमारे देश के प्रथम प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ जाकर उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था, दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान कर दिया, हिंदू बहुल क्षेत्र को हिंदुस्तान कर दिया। धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ ही था। आगे देखते हैं। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, तो दूसरे हिस्से में देसी राजवाड़े। अच्छा ये देखिए, यानी ये ब्रिटिश इंडिया को दो भागों में बांट रहा है, एक पे जिस पे राजवाड़ा का अधिकार था और दूसरे पे जिस पे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन करती थी, उसकी बात कर रहा है ये। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। बिल्कुल, जिस पे ब्रिटिश प्रभुत्व वाला जो क्षेत्र था, जो भारतीय प्रांत था, उस पर अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण चलता था, वह अपने अधीन उसे रखकर उस पर काम करती थी। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और भी राज्य थे जिन्हें राजवाड़ा कहा गया, अर्थात ये भी जो है ना एक तरह से कुछ मतलब जो है ना नजराना देकर जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहती थी और काम करती थी। एक तरह से उसमें भी हस्तक्षेप किसका होता था, तो ब्रिटिश सरकार की ही होती थी। राजवाड़े पर राजा का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की अधीनता या कहे कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य की 1/3 हिस्से राजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी राजवाड़े का प्रजा था। कहने का मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया था उसको दो भागों में बांट दीजिए। एक पे जो है एक वैसे प्रांत के रूप में बांट दीजिए जिसपे ब्रिटिश का प्रभुत्व था और ब्रिटेन उस पर अपने सरकार के द्वारा जो है ना राजनीति करती थी और उसे नियंत्रण में रखी थी। दूसरा वह क्षेत्र था जिसपे क्षेत्रीय और स्थानीय राजा का शासन चलता था। शासक तो स्थानीय थे, शासन तो स्थानीय लोगों का ही चलता था, लेकिन समस्या क्या थी यहाँ कि वह जो शासक थे वह किसी न किसी रूप में जो है ब्रिटिश सत्ता की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया था। तो अब बात करते हैं कि आज़ादी के बाद इन राज्य और राजवाड़े के क्या हुए, वो स्वतंत्र प्रांत का क्या हुआ, आखिर कौन सी समस्या आ खड़ी हुई राजवाड़ों के विलय में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। समस्या एक टॉपिक है, उसको शुरू करते हैं वहाँ से। चलिए इसमें देखिए क्या लिखा है। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही राजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। यहाँ अंग्रेज़ों की एक चाल थी। चाल क्या थी कि वह जानते थे कि यदि हम राजवाड़े को मतलब भारत में रख दें तो वह भारत एक विशाल और विकसित भारत हो सकता है, सशक्त भारत हो सकता है। इसलिए उसने बड़ी चालाकी से फूट डालो
और की नीति को अपनाते हुए उसने क्या किया, एक तो जाते जाते भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया, पाकिस्तान को भी 2 बनाया, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान, ताकि बीच में भारत पिसे। और इतना ही नहीं, भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का षड्यंत्र भी अंग्रेजों ने कर डाला। और यही कारण था कि उसने क्या किया, उसने सर्वप्रथम यह घोषणा किया कि जो राजवाड़े थे, जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे राजवाड़े भी बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि वह चाहे तो भारत में मिले, यदि वह चाहे तो पाकिस्तान में मिले, यदि वह चाहे तो स्वतंत्र रहे, ऐसी उनकी घोषणा थी। आगे आपको पता चलेगा। इसका मतलब यह था कि सभी राजवाड़े, देखिए राजवाड़ों की संख्या उस समय कितनी थी, 565, ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद होंगे। अंग्रेजी राज्य का नज़रिया यह था कि राजवाड़े अपने मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत रखने का फैसला राजवाड़े की प्रजा को नहीं करना था। यह फैसला लेने का अधिकार राजा को दिया गया था। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी और उससे अखंड भारत का अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। देखो भाई, ऐसे तो वो जाते जाते भारत को 2 टुकड़ों में बांटा ही बांटा, लेकिन कुछ ऐसा षड्यंत्र भी कर डाला जिससे कि भारत 2 टुकड़ों में नहीं अनेक टुकड़ों में बढ़ जाए। इसलिए तो वो बोला कि भारत के जो राजवाड़े हैं वो अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में या चाहे तो पाकिस्तान में या चाहे तो स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रख सकता है। और देखिए यह निर्णय भी किसे लेना था, यह निर्णय भी राजा को नहीं बल्कि प्रजा को नहीं बल्कि वहाँ के स्थानीय राजा को लेना था। यानी एक व्यक्ति संपूर्ण जनता के बारे में अगर वह निर्णय ले तो कैसे, यह लोकतांत्रिक तो माना ही नहीं जा सकता। तो इस प्रकार की समस्याएं भी उस समय था। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आप देख सकते हैं इसमें जो है ना भारत के विभाजन से पहले और बाद का मानचित्र दिया है। इसमें ब्रिटिश भारत, जो ब्लू कलर का है वो ब्रिटिश भारत है, और जो ब्लू कलर का है वह देसी रियासत है, और जो दूसरे कलर का है वह क्या, ब्रिटिश भारत का चित्र है। यानी शासन कहाँ कहाँ उसका चलता था आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जैसे हो गया आपका दिल्ली हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, संयुक्त प्रांत आपको उत्तर प्रदेश को बोलते हैं, वाराणसी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, इन सब जगहों पे जो है ना ब्रिटिश का जो है ना प्रभुत्व चलता था। वैसे ही राजपूताना अगर हम चले जाएँ कहाँ, राजस्थान में चले जाए, मेवाड़ हो गया, अजमेर हो गया, ग्वालियर हो गया, गुजरात हो गया, बलूचिस्तान हो गया जो पाकिस्तान का प्रांत है, या फिर जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद लीजिए आप जाओगे तो वो हो गया, मैसूर हो गया, इन सब पे देसी रियासत थी और इसका शासन चलता था। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं और क्या दिया है, देखते हैं समस्या कहाँ तक बढ़ रही है। देखिए समस्या ने दिल्ली ही अपने तेवर जल्द ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सबसे 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए ताकि आपको भी देखने में समस्या नहीं होगा। हम सबसे पहले त्रिवणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसा ही घोषणा की। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। राजवाड़े के शासक के रवैये से यह बात साफ हो गया कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बढ़ जाने वाला है। लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में जान पड़ रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्म निर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। ऐसे देखते हुए यह स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र थी। अधिकतर राजवाड़े में शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था और राजवाड़े के शासक अपने प्रजा को लोकतंत्र के अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। यानी स्पष्ट रूप से जैसे हम पहले ही बात कर दिए कि जैसे राजाओं को यह पता चला कि ब्रिटिश सरकार ऐसी घोषणा करने वाली है कि हम भारत में चाहे तो भारत में, पाकिस्तान में चाहे तो पाकिस्तान में, या स्वतंत्र चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रख सकते हैं, तो सबसे पहले त्रिवणकोर के जो राजा थे उसने अपने को आज़ाद घोषित किया। बोला कि हम किसी में मिलने वाले नहीं। उसे देखकर हैदराबाद के निजाम भी बोल दिए कि हम भी स्वतंत्र रहेंगे भाई। ऐसे देखकर भोपाल के उसने भी संविधान सभा को में शामिल होने से मना कर दिया।
अब देखिए भाई कि एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति ऐसा करेगा तो धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ जाएगी, और फलस्वरूप ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब देश की जो हम लोकतांत्रिक सपना देखे थे, देश के लोकतंत्र के भविष्य को अब अंधकार में जान पड़ रहा है। यह ऐसा कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में अगर सरदार पटेल को याद नहीं किया गया होता तो शायद हमारा देश इतना विशाल नहीं होता। इसी कारण सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, यहाँ सरकार की नज़रिया क्या थी वो हम देख लेते हैं। सरकार क्या चाहती थी, देखिए क्या दिया। छोटे बड़े विभिन्न आकार के देश में बढ़ जाने की इस संभावना के विरुद्ध आंतरिक सरकार ने का रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस कदम का विरोध किया। लीग का मानना था कि राजवाड़ों को अपने मर्जी से रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। राजवाड़े के शासन को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर राजवाड़े को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। आज यह आसान जान पड़ता है, लेकिन अपने आप में यह बड़ा जटिल काम था। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे रियासत थे। महाराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे राजवाड़े और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। आप देख सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति थी भारत में। एक छोटा आप देख सकते हो महाराष्ट्र सौराष्ट्र जिसको बोलते हैं, आप गुजरात को ही सौराष्ट्र बोलते हैं, और देख सकते हो कि वहाँ पे 14 बड़े और 129 छोटे, यानी टोटल मिला दें तो आप समझो 133 छोटे और बड़े राजवाड़े केवल और केवल आपके गुजरात में था, महाराष्ट्र सौराष्ट्र में था। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हो कि इतनी विकट स्थिति थी भारत के सामने, उसको कंट्रोल करना, उसे नियंत्रित करना, उसे जोड़ कर रखना अपने आप में एक समस्या था। शायद इसी कारण से जो है ना हम सरदार पटेल को याद किया और सरदार पटेल ने बड़ी चतुराई से इस काम को संपादित किया। आगे देखते हैं, देसी राजवाड़े की इस चर्चा की 3 बात सामने आई। पहली बात यह कि राजवाड़े के लोग अधिकतर राजवाड़े के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह कि भारत सरकार की रुख लचीली थी और वह कुछ इलाकों में रियासत देने के लिए तैयार थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ। भारतीय सरकार के विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांग को संतुष्ट करने के लिए अपना रुख अपनाया। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांत के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो उठा था। आगे देखते हैं, शांतिपूर्ण बात के जरिए लगभग सभी राजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर राजवाड़े के शासक ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को क्या बोलते हैं जी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर करने का अर्थ है कि राजवाड़े भारतीय संघ के अंग बनने के लिए सहमत है। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मणिपुर की रियासत का विलय बाकी की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। इस अध्याय में हम हैदराबाद, मणिपुर के रियासत के विलय के मामले पर गौर करेंगे। कश्मीर के विलय के बारे में हम अगले अध्याय यानी अगले अध्याय 8 में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है हमारा, कहने का मतलब यह है कि जो यह राजवाड़े थे, जो यह राज्य था, भले ही छोटा था लेकिन यह भारत में मिलना नहीं चाह रहा था, भारत के सामने समस्या उत्पन्न कर रहा था। ऐसे में सरदार पटेल जाकर उन्हें मनाकर
छल बल जिस चीज़ से माने, जैसे माने उससे मना कर, हर प्रकार के पैतरों को अपनाकर और उसे अंतोगत्वा भारत में मिलाने का प्रयास किया और सक्सेस भी रहे। लेकिन कुछ ऐसे रियासत थे जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, यहाँ जो है ना समस्या थोड़ा सा विकट था, समस्या थोड़ा कठिन था, इसे मिलाना, इसे समझाना इतना आसान नहीं था। लेकिन सरदार पटेल इसमें भी सहमत हुए। कुछ जगहों पे जो है ना, कुछ भारत सरकार क्या की, आप देख कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है भाई, तो भारत सरकार ने कुछ क्षेत्रों में रियायत भी दी, जिससे उनको लगा कि नहीं, हमें वहाँ सम्मान मिल रहा है। भारत विविधताओं का देश है और विभिन्नता का भारत ने बड़ा अच्छा से सम्मान किया, तो यह भी एक बड़ा मतलब वो पॉलिसी बना, मुद्दा बना, जिससे कि लोग आकर्षित हुए और इस प्रकार से जो है ना हम अपने लक्ष्य में सक्सेस रहे, सफल रहे। इस अध्याय में खासकर हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, हैदराबाद और मणिपुर के बारे में पढ़ना है, जबकि जम्मू कश्मीर और जो है ना जूनागढ़ के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। खैर अभी तक जो आप पढ़े, ठीक है, उसको देखने के बाद जो है ना, देखिए ये हैदराबाद के जो है ना विलय के बारे में बता रहा है और मणिपुर के विलय के बारे में बता रहा है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपको देख रहे हैं, कुछ फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे आपको जो है ना ब्लैक ड्रेस में जो है निज़ाम और वाइट ड्रेस में जो है ना सरदार पटेल को दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो स्थिति थी उस समय, उसमें सरदार पटेल की अहम भूमिका थी। आइए हैदराबाद के विलय के बारे में हम पढ़ लेते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि हैदराबाद का विलय कितना सरल था या क्या था। शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा, हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में, बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। वह दुनिया का सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाना चाहिए, उसके मिले। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथाकथित बहाल रखने का एक समझौता किया, यथास्थिति बहाल करने का एक समझौता किया और यह समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार को हैदराबाद के निज़ाम से बातचीत जारी रखी। कहने का मतलब कि क्या है ना कि हम हैदराबाद के साथ जो है ना, देखिए हैदराबाद की क्या स्थिति थी। हैदराबाद की भौगोलिक स्थिति देखिएगा तो आज के आंध्र प्रदेश, मान लीजिए कर्नाटक के कुछ क्षेत्र और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र को जोड़ दें तो हम हैदराबाद का फिगर तैयार कर सकते हैं। अगर भूभाग के आधार पर देखें तो वो चारों तरफ से भारतीय भूमि से घिरा था। ऐसे में अगर भारत के अंदर ही एक अलग राष्ट्र हो जाए, एक अलग देश हो जाए, तो भारत के लिए बहुत बड़ा समस्या होता। इसलिए भारत चाहता था कि हैदराबाद का विलय हो जाए। लेकिन हैदराबाद के जो शासक थे, जिसे निजाम कहा जाता था, वो दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में उनकी गिनती होती थी। उनका यह विचार था कि नहीं, हम बिल्कुल जो है ना स्वतंत्र रहेंगे और अलग रहना चाहते हैं। खैर नवंबर में बहुत प्रयास करने के बाद भारत के साथ वो यथास्थिति बनाए रखने के लिए, बहाली के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और भारत को 1 साल का समय मिला। इसी बीच जो है ना भारत सरकार जो है ना हैदराबाद के निज़ाम के साथ जो है ना बातचीत करना जारी रखा, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। आगे देखते हैं क्या हुआ। इस दौरान हैदराबाद के विलय के लोगों के बीच निज़ाम के शासक के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। तेलंगाना के इलाके के किसान निज़ाम की दमनकारी शासक से खास तौर पर दुखी थे। वे निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। निज़ाम के शासन का सबसे बड़ा महिलाएं निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में आंदोलन में आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बना। कम्युनिस्ट और हैदराबाद के कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रणी पंक्ति में थी। आंदोलन को देख निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्ध सैन्य बल रवाना किया। इसे रजाकार कहा जाता है। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों में गैर मुस्लिम को खास तौर पर निशाना बनाया गया। अब देखिए, आप गैर मुस्लिम के साथ ऐसा बर्ताव करोगे तो वह बर्दाश्त से बाहर होगा। बनाया गया। रजाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या तथा बलात्कार पर उतारू हो गए। सितंबर में भारत सरकार ने निज़ाम
के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंचा, जो रोज़ तक हर रोज़ रुक रुक कर लड़ाइयाँ चली और इसके बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद भारत में विलय हो गया। कहानी का मतलब देखिए क्या स्थिति थी हैदराबाद का। तो हैदराबाद भारत का वह एक तरह से वह क्षेत्र था जो बड़ी स्तर पे जुल्म का जो है ना गढ़ बना हुआ था। वहाँ जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे वह मुस्लिम थे और वहाँ की जो आम जनता थी वो ज़्यादातर आबादी जो थी वो हिंदू थी। और वह जब मतलब वहाँ के जनता वहाँ के किसान की स्थिति इतनी दयनीय थी जिससे परेशान होकर किसानों ने आंदोलन किया और खासकर उस आंदोलन में महिला बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट हुई, क्योंकि महिलाओं की स्थिति भी जो है ना संतोषजनक नहीं थी, उन पर भी घोर अत्याचार हो रहा था। जब आंदोलन के लिए ये लोग उतारू हुए तो निज़ाम को बड़ा गुस्सा आया। उसने बड़ी बेरुखी से बड़ी बेरहमी से जो है ना इस आंदोलन को कुचलने के लिए अर्धबल सैन्य का प्रयोग किया। और वह अर्धबल सैन्य जो था वह खासकर जो है ना गैर मुस्लिम जो थे उस पर यानी हिंदुओं को शिकार किया, उसको निशाना बनाया और महिलाओं के साथ जो है ना वह एक तरह से समझिए कि बहुत बुरा बर्ताव किया। यहाँ तक कि उसको लूटपाट मचाना, हत्या करना और बलात्कार पर भी जो है ना उतारू हो गया। इससे जो है ना देखते हुए इससे भागते हुए भारत की जो सरकार थी और सरदार पटेल यह निर्णय लिए कि नहीं, हमें हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई करनी ही होगी। और जब भारतीय सेना वहां पहुंची तो कुछ दिनों तक तो हर रोज रुक रुक के लड़ाइयाँ चली। अंततः निजाम को यह पता चल गया कि अब हम ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हैं, इसलिए आत्मसमर्पण कर देना ही बेहतर रहेगा। और इसके फलस्वरूप जो उसने आत्मसमर्पण किया और भारत में भारत के जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर करके भारत में विलय करा लिया गया। अब चलिए देखते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर क्या कह रहा है? मणिपुर के विलय के बारे में अगर हम पढ़ें तो पता चलेगा कि इसके विलय में भी कुछ समस्याएं थी। देखते हैं मणिपुर के बारे में। देखिए, आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराज बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार इसकी एवज में उन्होंने एक आश्वासन दिया कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत के संवैधानिक स्वतंत्र कायम हुआ। संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत को चुनाव हुआ। मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत का भारत में विलय कर दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टी इसके खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचित संविधान सभा से परामर्श किए बगैर भारतीय सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारत संघ में शामिल होने पर समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। भारत सरकार के इस फैसले से मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी का भाव पैदा हुआ। इसका असर आज तक देखा जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी सरकारें थी वो मणिपुर में जो है ना शासन चलाना चाहती थी। मणिपुर के शासक जो थे वो भारत सरकार की जो है ना समर्थन पत्र पे मतलब भारत में विलय के लिए जो विलय पत्र थे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार उस समय नहीं थे। इसलिए भारत सरकार और उसके बीच में समझौता हुआ। समझौता होने के बाद जो है ना 1948 में चुनाव हुआ, जून में चुनाव हुआ। चुनाव में एक संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। वहाँ पहली बार वो भारत का सबसे पहला ऐसा राज्य था, वैसा क्षेत्र था, ऐसा भाग्य था जहाँ पे जो है ना सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी स्त्री पुरुष की कोई भी हो सबको मताधिकार दिया गया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। अब संविधान सभा की बात करते हैं तो भारत और मणिपुर की जो सरकारें थी उसके बीच में यह बातचीत चल रहा था कि चल भाई तुम काहे इतना देर लगा रहे हो, भारत में विलय कर ले। तो मणिपुर की जो मतलब वहाँ की जो राजनीतिक पार्टी थी, कांग्रेस चाहती थी कि भारत का विलय हो जाए, लेकिन अन्य राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं चाहती थी। भारत सरकार ने वहाँ की संविधान सभा से बिना परामर्श लिए जो है ना राजा पे दबाव डाला कि भाई चल मौका मिला है तो हस्ताक्षर कर दे। तो इससे क्या हुआ ना कि
अब ये तो हस्ताक्षर कर दे, ऐसा हुआ। तो ये अब इसमें भारत सफल भी हुआ, लेकिन मणिपुर के जो जनता थी, मणिपुर के जो लोग थे, इस चीज़ को जो है ना मतलब सही दृष्टिकोण से नहीं देखा और यही कारण था कि इसका जो है ना आज भी हमें कुछ न कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलता है वहाँ, और वहाँ कुछ न कुछ बगावत चलती रहती। खैर, मणिपुर हो और या हैदराबाद हो, अब भारत का अभिन्न अंग बन चुका है और वह भारत का हिस्सा है, और वहाँ की समस्याएं अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब तेज़ी से विकास भी हो रहा है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राजवाड़े के विलय में जो है कितनी समस्याएं थी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जाम के लिए भी है, आप इसे देखें, और जो है ना इससे बहुत सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसको भी आप ध्यान में रखें। और जब ये हम इस चैप्टर का लास्ट वीडियो बनाएंगे तो आपके लिए जो है ना हम कुछ जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर डालेंगे, इसलिए यह वीडियो देखने के बाद आप हम जो है ना वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है अगले वीडियो के लिए आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो चाहिए। हम आपके लिए हर संभव प्रयास के वैसा वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बने रहिए A1 स्टडी सेंटर के साथ।